नमस्कार बच्चों, आज हम चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसके उत्तराधिकारी उसके पुत्र बिंदुसार के बारे में देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसने किस तरीके से मगध साम्राज्य को आगे बढ़ाया। तो जैसा कि कल के वीडियो में हमने देखा था कि 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध में भयंकर अकाल पड़ने के कारण वह अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग कर दक्षिण भारत श्रवणबेलगोला चला गया अपने गुरु भद्रबाहु के साथ, और वहीं पर उसने संश्लेषणा द्वारा अपना प्राण त्याग दिया था। उसके जाने के बाद उसके पुत्र बिंदुसार ने मगध की राजगद्दी को संभाला। बिंदुसार के बारे में कहा जाता है कि उसका एक नाम अमित्रघात भी था। अमित्र मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। तो आइए देखते हैं कि इसके शासनकाल में मगध की राजनीतिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की थी। अगर देखा जाए तो बिंदुसार की कोई राजनीतिक उपलब्धि नहीं थी। उसकी जो राजनीतिक उपलब्धि थी वो ये थी कि उसने अपने पिता के द्वारा प्राप्त साम्राज्य को स्थिर बनाए रखा। यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उसने अपने राज्य का क्षेत्रीय विस्तार उसके आगे नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसके विषय में कहा जाता है कि वह जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मगध का शासक बनने के बाद उसने शस्त्र नीति को त्याग दिया। उसने शस्त्र नीति को त्याग दिया। जब उसने शस्त्र नीति को त्याग दिया तो उसने कोई युद्ध नहीं किया। जब उसने कोई युद्ध नहीं किया तो उसके राज्य का क्षेत्रीय विस्तार नहीं हो पाया। लेकिन उसने अपने पिता के द्वारा जो साम्राज्य प्राप्त किया था उसको उसने अक्षुण्ण बनाए रखा, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। लेकिन कुछ इतिहासकार इसके बारे में ऐसा कहते हैं क्योंकि उसके शासनकाल में जब शस्त्र नीति को त्याग दिया गया तो क्षेत्रीय स्तर पर जो राज्य के पदाधिकारी थे, राज्यों के जो प्रांतपति थे, उनके मन में कहीं न कहीं केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध विद्रोह की भावना पनपने लगी और अवसर पाकर लोगों ने केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध या राज्य से अलग होने के लिए उन्होंने अपने विद्रोह भी किए, जिसका उल्लेख तक्षशिला के संदर्भ मिलता है कि बिंदुसार के शासनकाल में 2 बार तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। तो इस विद्रोह के बारे में आगे हम चर्चा करें। आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं कि बिंदुसार के शासनकाल में भी यूनानी राज्यों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध बना रहा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस परंपरा की शुरुआत की थी उस परंपरा को बिंदुसार ने आगे बढ़ाया। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगस्थनीज जो यूनानी यात्री था वह मौर्य दरबार आया था। लंबे समय तक वह मौर्य दरबार में रहा। मौर्य दरबार में रहते हुए उसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसका विवरण हम पिछले वीडियो में किए थे। और मेगस्थनीज के बाद बिंदुसार के शासनकाल में 2 प्रमुख यूनानी राजदूतों का उल्लेख मिलता है, जिनके नाम थे डाइमेकस एवं डायोनिसस। ये 2 यूनानी राजदूत थे जो बिंदुसार के दरबार में निवास करते थे। इसके साथ साथ मध्य एशिया के और जो देश थे, जैसे सीरिया का जो एक राजदूत था एंटियोकस, सीरिया का शासक था एंटियोकस, उसके साथ भी बिंदुसार के साथ घनिष्ठ राजनीतिक और व्यापारिक संबंध थे। उसके साथ साथ ईरान या मध्य एशिया के जो अन्य देश थे उनके साथ मगध का राजनीतिक संबंध बना रहा। और जो व्यापार की परंपरा मौर्यों के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय शुरू हुई थी, वह इस समय भी जारी रही।
तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो जो बिंदुसार था, बिंदुसार अपने पिता के समान योग्य भी था, उसके अंदर शासन करने की क्षमता भी थी, लेकिन उसने कभी भी किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं किया, जैसा हम पीछे इसका विवरण कर चुके हैं। तो ऐसी स्थितियों में उसने अपने पिता के द्वारा प्राप्त जो साम्राज्य था उसको अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास किया। ऐसा पता चलता है कि इसके शासनकाल में गांव और नगर के शासन को संचालित करने के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया गया था। उन समितियों के माध्यम से बिंदुसार अपने राज्य का शासन संचालित करता था। बिंदुसार जो था उसने चूँकि शस्त्र नीति को त्यागा था, तो उसकी वजह से जो कलिंग प्रांत था वह उसके शासनकाल में मगध साम्राज्य से अलग हो गया। जब कलिंग मगध साम्राज्य से अलग हो गया तो उसके संदर्भ में अशोक ने उससे बात की होगी, लेकिन ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता कि अशोक की बात को बिंदुसार ने स्वीकार किया। शायद यही वजह थी जिसकी वजह से पिता और पुत्र के बीच जो संबंध थे वो बिगड़ गए, और आगे चल करके फिर अशोक ने अपने पिता की नीतियों के विरुद्ध जा करके उसने मगध की राजनीति में हस्तक्षेप किया। जब तक्षशिला का विद्रोह हुआ था, तक्षशिला का जब विद्रोह हुआ था तो उस विद्रोह को शांत करने के लिए भी बिंदुसार ने पहले अपने पुत्र सुसीम को तक्षशिला भेजा। उसने अशोक को वहाँ भेजना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि अशोक के संबंध उससे अच्छे नहीं थे। सुसीम जब तक्षशिला गया और वहाँ के विद्रोह को शांत नहीं कर पाया, वापस चला आया, तो उसके बाद फिर बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला भेजा। अशोक तक्षशिला जा कर के उसने वहाँ के विद्रोह को शांत किया और वहाँ के नागरिकों से पूछा कि क्या वजह है, आप किस वजह से राज्य के विरुद्ध जा रहे हैं, आप जो है राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं। तो वहाँ के नागरिकों ने स्पष्ट कहा कि वे राजकुमार या शासक के विरोध में नहीं है, लेकिन जो दुष्ट अमात्य हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वे उनका शोषण करते हैं, ऐसा वहाँ के नागरिकों ने कहा था। तो अशोक ने वहाँ पर विद्रोह को शांत किया और वहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित की। वहाँ से वापस आने के बाद उसने जो है अपने पिता से इस मुद्दे पर बातचीत की, लेकिन उसके पिता ने उसकी बात को स्वीकार नहीं किया, और इस वजह से अशोक ने अपने पिता के विरुद्ध जा करके उसने मगध की सत्ता का अपहरण कर लिया और 273 बीसी में उसने अपने पिता बिंदुसार को मगध की राजगद्दी से हटा दिया। जब अशोक ने मगध की राजगद्दी को प्राप्त किया था तो उस समय वह जो है उज्जैनी का राज्यपाल था। अशोक बिंदुसार के शासनकाल में, बिंदुसार के शासनकाल में उज्जैनी का राज्यपाल था। एक क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बिंदुसार के समय में कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। बिंदुसार के संदर्भ में जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि बिंदुसार के शासन में कौन से यूनानी राजदूत भारत आए थे। तो एक डायमेकस आया था, दूसरा डायोनिसस आया था। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जब बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था तो उस विद्रोह को किसने शांत किया था, उसका नाम आता है अशोक, उसके पुत्र अशोक ने शांत किया था। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक कहाँ का राज्यपाल था। तो इसका आंसर मिल जाता है कि अशोक जो था वह उज्जैनी का राज्यपाल था। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके मगध की राजगद्दी प्राप्त की। उसके बाद उसने अपना राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक के बाद अशोक ने 7 वर्ष तक अपने राज्य के भीतर शांति व्यवस्था स्थापित की, राज्य की सीमाओं को सुरक्षित किया। जब अशोक पूरी तरह से निश्चिंत हो गया तब उसने कलिंग के विरुद्ध अपना एक सैन्य अभियान किया। अपने राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद 8वें वर्ष 261 बीसी में उसने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग आक्रमण के दौरान अशोक की आंखों के सामने 1 लाख से अधिक लोग मारे गए,
1.5 लाख से अधिक लोग घायल हुए। ये घटनाक्रम सब अशोक के आंखों के सामने हुआ। अशोक ने जब इस हृदय विदारक घटना को देखा तो उसका हृदय पिघल गया। अब यहीं से अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। अशोक जो एक क्रूर, एक खूंखार, एक मतलब जो है बहुत क्रूर शासक था, अब उसके हृदय में बदलाव हुआ और वह अब पूरी तरह से एक लिबरल, एक उदार शासक के रूप में अवतरित हुआ। अशोक के जीवन में एक क्रांतिकारी जो परिवर्तन हुआ वो कलिंग युद्ध के बाद हुआ। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का जो झुकाव था वह बौद्ध धर्म की ओर हुआ। अब वह जो है बौद्ध तीर्थों की यात्रा करना शुरू किया, बौद्ध भिक्षुओं के साथ उसने वार्ता करना शुरू किया और धीरे धीरे अशोक का हृदय परिवर्तन होते होते अशोक अब जो है बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया। ऐसा कहा जाता है कि अशोक अपने प्रारंभिक जीवन में भगवान शंकर का पुजारी था, शैव धर्म का अनुयायी था। इसका जो उल्लेख है वह एक कश्मीर के इतिहास पर लिखी गई एक बुक है, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी एक संस्कृत ग्रंथ है। राजतरंगिणी जिसकी रचना कलहड़ ने की थी। इस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि अशोक जो है शैव धर्म का अनुयायी था और उसने कश्मीर के श्रीनगर में उसने श्रीनगर बसाया और वहां पर एक शिवालय का निर्माण कराया, शिवालय वहां बनाया था। इससे पता चलता है कि अपने प्रारंभिक जीवन में अशोक शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद अब अशोक जो था वह बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुआ और धीरे धीरे वह बौद्ध हो गया। कई बौद्ध भिक्षुओं के साथ उसका जो है संपर्क स्थापित हुआ। भिक्षुओं के संपर्क में आने के बाद वह धीरे धीरे बौद्ध हो गया। एक निग्रोध नाम का बौद्ध भिक्षु था, निग्रोध नाम का बौद्ध भिक्षु था। जिसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अब उसके बाद वह धीरे धीरे पूरी तरह से बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया। बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने के बाद अब अशोक बौद्ध तीर्थों की यात्रा करना शुरू किया। अपने राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद, अपने राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद अशोक गया की यात्रा पर गया। गया जहां पर भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद अशोक जो है लुम्बिनी बन गया जहां पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी बन जाकर के उसने वहां पर एक दीवार का निर्माण कराया और उसमें शाक के बुद्ध लिखवाया। उसने शाक के बुद्ध लिखवाया था और उसने लुम्बिनी गांव को धार्मिक कर से मुक्त कर दिया था और वहां के राजस्व को घटा करके 1/8 कर दिया था। तो ये जो अशोक का व्यक्तित्व परिवर्तन हुआ, बौद्ध धर्म की तरफ उसका जो झुकाव हुआ, वह इन कार्यों से पता चलता है। उसके बाद अशोक ने अपने राज्य के जो पदाधिकारी थे उन सारे पदाधिकारियों को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया। ऐसा माना जाता है, ऐसा ऐतिहासिक साक्ष्य मिलता है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत के बाहर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में हुआ। श्रीलंका में भी अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। उसके बाद इसने कंबोडिया, वियतनाम, दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश थे वहां पर इसने जो है अपने प्रशासनिक अधिकारियों को बौद्ध प्रचारक के रूप में भेजा और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। तो इस प्रकार से अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। कलिंग युद्ध के बाद
अशोक का जो व्यक्तित्व था जब परिवर्तित हुआ तो अब अशोक एक कल्याणकारी शासक के रूप में आया। कहा जाता है कि अशोक एक कल्याणकारी शासक हुआ और उसने प्रजा के कल्याण के लिए अपनी नीतियां बनाई। अशोक एक कल्याणकारी शासक हुआ, उसने प्रजा के कल्याण के लिए अपनी नीतियां बनाई और अपनी नीतियों को अशोक ने पत्थर की शिलाओं पर लिखवाया और उन शिलाओं को राज्य के विभिन्न स्थानों में मुख्यालयों में उन्हें स्थापित कराया। और इस प्रकार अशोक के शासनकाल में शिलालेखों के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। बौद्ध धर्म का ही नहीं, उसकी प्रशासनिक नीतियों का प्रचार प्रसार किया गया। और वही जो बौद्ध के समय में प्रसारित कराए गए जो अभिलेख थे आज भारत के विभिन्न क्षेत्रों से मिले हुए हैं। जिन जिन क्षेत्रों से अशोक के अभिलेख मिले हुए हैं उनसे पता चलता है कि अशोक के साम्राज्य का विस्तार इन क्षेत्रों में रहा होगा। आज तक अशोक के कुल 44 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कितने अभिलेख? 44 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक का जो पहला अभिलेख था, अशोक का पहला अभिलेख दिल्ली क्षेत्र से प्राप्त हुआ, दिल्ली क्षेत्र से प्राप्त हुआ था। और इस अभिलेख को 1757 ईस्वी में इतिहासकारों के द्वारा प्राप्त किया गया। उसके बाद अशोक के बहुत सारे अभिलेख मिले, लेकिन जो अभिलेख मिले थे उसमें जिस भाषा का उसमें प्रयोग किया गया था उसको पहले तो नहीं पढ़ा जा सका था। लेकिन 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। इसका आंसर आता है इतिहासकार जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अशोक के जितने अभिलेख थे सब पाली भाषा में प्रसारित कराए गए थे। अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख पाली भाषा में प्रसारित कराए गए थे। और ये पाली भाषा जो है विभिन्न लिपियों में जो है लिखी गई थी। तो अशोक के अभिलेख, एक क्वेश्चन आता है कि अशोक के अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं वो किन किन लिपियों में प्राप्त हुए हैं। तो अशोक के अभिलेख को लिखने के लिए प्रमुख रूप से 4 लिपियों का प्रयोग किया गया। वो 4 प्रमुख लिपियां थी, वो थी ब्राह्मी लिपि, दूसरी थी आर्मेयिक लिपि, तीसरी थी यूनानी लिपि और चौथी थी खरोष्ठी लिपि। इस तरीके से अशोक ने अपने अभिलेखों को पाली भाषा की विभिन्न लिपियों में प्रसारित करवाया। और ये लिपियां जो है देश के अलग अलग क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि अशोक ने अपने अभिलेखों को किस भाषा में प्रसारित करवाया, या उसकी कौन कौन सी लिपियां या उसके अभिलेख किन किन लिपियों में प्राप्त हुए हैं। इसका आंसर होगा ब्राह्मी, आर्मेयिक, यूनानी लिपि और खरोष्ठी। इस तरीके से अशोक ने अपने अभिलेखों को इस प्रकार से विभिन्न लिपियों में प्रसारित कराया। अब अशोक के बारे में ये कहा जाता है, इतिहास बहुत सारे इतिहासकारों ने अशोक के विषय में लिखा है। खासतौर से रोमिला थापर ने अशोक के विषय में जो लिखा है, उन्होंने कहा है कि अशोक अपने समय का महानतम शासक था। हालांकि उन्होंने अशोक की आलोचना भी की है और मगध साम्राज्य के पतन के लिए अशोक को उत्तरदायी भी ठहराया है रोमिला थापर ने। लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा है कि अशोक अपने शासनकाल में विश्व के जितने महानतम शासक थे उन सभी शासकों से महान था।
लेकिन उसकी जो अहिंसावादी नीति थी, उसका बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार था, उस कारण राज्य के संसाधनों का बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर मतलब जो है दुरुपयोग किया गया बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में। इस कारण अशोक के समय की जो मगध की जो अर्थव्यवस्था थी वह पूरी तरह से जो है डामाडोल हो गई, और स्थिति ये हुई कि उसके मृत्यु के बाद ही राज्य में विखंडन की प्रक्रिया शुरू हुई, राज्य में विद्रोह होने लगे, और अशोक के बाद उसके जो उत्तराधिकारी आए वे नितांत अयोग्य निकले। परिणाम ये हुआ कि मगध साम्राज्य का धीरे धीरे विघटन हो गया। हालांकि अशोक की मृत्यु के बाद 187 ईसा पूर्व तक, 232 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हुई थी, और 187 ईसा पूर्व तक अशोक का जो मगध का जो साम्राज्य था वह अपने अस्तित्व में बना रहा। लेकिन अशोक के बाद मगध साम्राज्य का उत्तरोत्तर पतन होता चला गया, और 187 बीसी तक आते आते अशोक द्वारा मौर्यों द्वारा स्थापित जो साम्राज्य था वह पूरी तरह से विखंडित हो गया। तो 187 ईसा पूर्व की जो तिथि है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 187 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग जो एक ब्राह्मण मंत्री था, उसने जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी, और मौर्य वंश यहाँ पर पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, दूसरा महत्वपूर्ण शासक बिंदुसार हुआ, और तीसरा महत्वपूर्ण शासक अशोक हुआ। उसके बाद अशोक के बाद मगध साम्राज्य का पतन शुरू हुआ, और 187 बीसी तक आते आते मगध साम्राज्य पूरी तरह से विखंडित हो गया। मगध मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ हुआ, जिसने जो है जिसको उसके एक ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके मौर्य वंश को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। तो आपकी परीक्षाओं में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, देखिए जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश का जो इतिहास है वो बहुत विस्तृत है, बहुत विशाल है, लेकिन एनडीए की परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस बनते हैं हमारा फोकस सिर्फ उन्हीं पर है। तो हम उसी को लेकर के, क्योंकि इसके माध्यम से हमें आपको बताना चाहेंगे कि मौर्यों पर जो क्वेश्चन आपके बन रहे हैं वो कभी कभी अशोक के लेखों पर बनते हैं, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों पर बनता है। 2 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, क्योंकि एंशिएंट का मैंने एक सिलेबस पर एक वीडियो आपके लिए बनाया था, तो मैंने तो बताया था कि एंशिएंट हिस्ट्री का जो पार्ट है उसमें एनडीए की परीक्षाओं में बनने वाले जो क्वेश्चन है पूरे एंशिएंट हिस्ट्री से सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है। तो हम ज्यादा बड़ा कंटेंट दे करके हम आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते, न ही हम आपको मतलब जो है इस रिजल्ट डालना चाहते हैं कि आप एंशिएंट पढ़ते रहे, पता चला कि आपने लंबे समय तक एंशिएंट की हिस्ट्री को पढ़ा बट उसमें से आपको क्वेश्चन नहीं मिल पाए। तो हमारा पूरा का पूरा जो फोकस है, जैसे हम क्लास नोट्स में आपको जो चीजें प्रोवाइड करते थे वही सारी की सारी चीजें हम ऑनलाइन क्लास में प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आप पे कोई बोझ न बनने पाए और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाए। तो ओवरऑल पूरे एंशिएंट इंडिया से जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें से आप अगर इन कंटेंट को हमारे वीडियोस को देखेंगे ध्यान से, कई बार रिपीट करके आप देखेंगे तो आपको आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस बात को मैं जो है आपको अश्योर कर सकता हूं। तो हम एक जो है आपका एक हम क्वेश्चन पूरे एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन पर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिस पर हम आपको क्वेश्चन लेकर आएंगे और उस पर हम आपका जो है इसमें डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए आपको आगे वाले वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। तो अब आगे की चीजों को हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे, और एक पीरियड आता है मरणोत्तर काल का जो वीडियो होगा वो आगे के उसमें वीडियो में बनाकर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।